ठीक है, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, जिसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में हमने कवर किया था दोज वर द इंटरेस्ट बेयरिंग इन्वेस्टमेंट। दूसरी तरह की इन्वेस्टमेंट कौन सी थी? हाँ जी, फटाफट से बताना जी। एक दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स की हमने बात की थी, एक थी इंटरेस्ट बेयरिंग इन्वेस्टमेंट, सेकंड वाज डिविडेंड बेयरिंग इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब इसका? ठीक है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसपे आप कहते हैं रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिलता है। और एग्जाम्पल भी बिल्कुल आपने ठीक बोला है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, शेयर किसी तरह का भी हो उसके ऊपर डिविडेंड मिलता है। ठीक है, तो ऐसी अगर इन्वेस्टमेंट्स आपने कर रखी हैं, किसी दूसरी कंपनी के इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स आपने खरीदे हुए हैं, तो उस पे जो रिटर्न मिलेगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो अगर डिविडेंड बेयरिंग इन्वेस्टमेंट्स गिवन है तो किस तरह से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करना है, वो यहाँ पर हमें अब यहाँ पर डिस्कस करना है। स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं, जैसे हमने इंटरेस्ट बेयरिंग में किया था, एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट। वैसे यहाँ पर भी एक दो टर्म्स हैं जो आगे प्रैक्टिकल्स में काम आने वाली हैं, तो पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज दी राइट शेयर। हाँ जी, फटाफट से कोई बताएगा राइट शेयर्स क्या होते हैं? फुली पेड फुली सब्सक्राइब्ड एक आंसर आया जी, नहीं थोड़ा सा गलत है, और कोई बताएगा व्हाट आर दी राइट शेयर्स? एम्प्लॉयज को जो कंपनी इश्यूज करती है वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होते हैं जी, वो राइट शेयर्स नहीं होते। ईएसओपीज जिनको बोलते हैं। बिल्कुल जी, ये परफेक्ट आंसर है। इट इज द राइट गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू परचेज द न्यू शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी है, ठीक है, एबीसी लिमिटेड के नाम से। आप लोग सारे उसके शेयर होल्डर्स हैं। पहले मैंने 1 लाख शेयर इशू कर रखे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप 5 लोगों के पास 20-20 हजार शेयर मेरे पड़े हुए हैं। ठीक, मैं दोबारा से 50 हजार शेयर इशू करना चाहता हूं, तो पहले मेरी ऑब्लिगेशन क्या है? पहले मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछूंगा क्या आपने मेरी कंपनी के ये नए शेयर्स खरीदने हैं या नहीं खरीदने। ठीक है, वो राइट कितनी होगी? इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ ए ओरिजिनल होल्डिंग। अगर पहले आपके पास मेरी कंपनी के 20% शेयर्स हैं, तो अब जो भी मैं नए शेयर इश्यू कर रहा हूं उसका 20% हिस्से का राइट आपके पास वहां पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, समझ आती है टर्म? मैं लिख देता हूं एक बार, राइट शेयर्स होते क्या है? इट इज द राइट। हाँ जी, मैं एक बार लिख देते हैं फिर समझ इसको वापस से समझते हैं। इट इज द राइट गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है, टू परचेज द न्यू शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, इट इज द राइट गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू परचेज द न्यू शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, एक बार लिखिए, फिर एग्जांपल से इसको वापस से क्लियर करता हूं कि क्या चीज होती है। ठीक है, राइट गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू परचेज द न्यू शेयर्स ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। ठीक है, इसने 1 लाख शेयर इशू कर रखे हैं ऑलरेडी। इसमें फॉर एग्जांपल अर्पित के पास 10,000 शेयर हैं। ठीक है जी, आयुष के पास से फॉर एग्जांपल 30, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं एग्जांपल में आपका नाम लिख रहा हूं जी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आयुष के पास 30,000 शेयर हैं। ठीक है, तनिष्क के पास से फॉर एग्जांपल 40,000 शेयर हैं। और से फॉर एग्जांपल चिराग के पास बाकी कितने बचे? 40, 70, 80, 20,000 शेयर। ठीक है, तो एक कंपनी है। ठीक है, ये मत लेके चलना कि सिर्फ 4 ही शेयर होल्डर्स, ये नहीं हो सकते। सिर्फ एग्जांपल के फॉर्म में देख लीजिएगा। एक एबीसी लिमिटेड है जिसने 1 लाख शेयर मार्केट में इशू कर रखे हैं, और ये 4 होल्डर शेयर होल्डर्स हैं इसके, जिनके पास इतने इतने रिस्पेक्टिव शेयर है। ठीक है, ये कंपनी दोबारा से फ्रेश इशू करना चाहती है ऑफ शेयर्स का, दैट इज 50,000 शेयर इशू करना चाहती है। ठीक है, तो अर्पित के पास पिछली जो इशू हुआ था उसके कितने शेयर हैं? 1 लाख में से 10,000, इसका मतलब 10% शेयर इसके पास है, 30% इनके पास है, 40% इनके पास है, और 20% शेयर इनके पास है।
अब ये कंपनी जो ये नए शेयर इश्यू कर रही है, अब इसमें से सबसे पहले क्या होगा, अर्पित के घर पे एक लेटर जाएगी फॉर 10% ऑफ दी शेयर। 10% का क्या मतलब है, 5,000 शेयर्स की राइट की लेटर अर्पित के घर पे पहुंच जाएगी कि जिस कंपनी के आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, ये कंपनी दोबारा से इतने शेयर इश्यू करना चाहती है, ऑन द बेसिस ऑफ योर ओरिजिनल होल्डिंग इतने शेयर्स के लिए आप एलिजिबल हैं इस कंपनी के जो नए शेयर इश्यू कर रही है उसको खरीदने के लिए। समझ आई ये चीज? हाँ, पिछली बार 1 लाख थे जिसमें से 10,000 आपके पास थे, मीन्स यू आर दी 10% शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एग्जिस्टिंग बेसिस पे। दोबारा से कंपनी, हाँ जी, हाँ रेशियो के साथ अभी मैंने बोला ना, इट इज द राइट गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू परचेज द न्यू शेयर्स ऑफ द कंपनी। इसके आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, इन दी प्रोपोर्शन ऑफ देयर ओरिजिनल होल्डिंग। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, राइट इश्यू का एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो जो कंपनी ये दोबारा से 50,000 शेयर इश्यू करना चाह रही थी, इसमें से पहले 10% वो अर्पित को पूछेगी कि आपने खरीदने हैं या नहीं खरीदने, 30% आयुष से पूछेगी आपने खरीदने नहीं खरीदने, 40% तनिष्क के घर पर लेटर जाएगी और 20% की लेटर चिराग के घर पर पहुंच जाएगी और पूछेंगे कि वो आपने ये नए वाले शेयर्स खरीदने हैं इस कंपनी के या नहीं खरीदने। ये देखिए मतलब समझ आया कि राइट शेयर्स होते क्या है। हाँ बोलिए। हाँ जी, प्रो राटा सिस्टम अलग चीज है, वो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए थे, उनको एप्लीकेशन 1.5 लाख की आ गई, तो 1.5 लाख को प्रोपोर्शनेटली 1 लाख में वो सेट ऑफ कर रहे हैं, वो अलग केस है, वो इशू के टाइम पे है। हाँ बोलो। हाँ हाँ, ठीक है, तो आपने सब्सक्राइब कर दिया तो कंपनी आपको ही पहले देगी, बाकी सबको उनको रिफंड करना पड़ जाएगा। ठीक है, अर्पित कहता है फॉर एग्जाम्पल 50,000 की शेयर थी, आप चारों के घर पे लेटर पहुंची और पब्लिक में भी ये इशू खोला गया था, पब्लिक ने भी अप्लाई किया और चारों ने मिलकर जितना होल्डिंग थी उन्होंने भी अप्लाई कर दिया, तो कंपनी पहले आप चारों को शेयर दे देगी, पब्लिक वालों को रिफंड करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले आपके पास तभी राइट, इस राइट शेयर का यही मतलब है कि पहले वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछेगी। आपने खरीद लिया तो बाकियों को उसको देने की जरूरत ही नहीं है, अगर बाकियों से उसने कुछ पैसा इकट्ठा कर भी लिया है तो उसको उनको रिफंड करना पड़ जाएगा। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद हाँ, अगर फिर यहाँ पर कई बार होता है राइट शेयर थोड़े से डिस्काउंटेड प्राइस पे होते हैं कि मार्केट में अगर शेयर 15 रुपए का बिक रहा है तो हो सकता है राइट शेयर वो आपको 13 रुपए में दे रहे हो, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उस कंपनी के, तो थोड़ा बेनिफिट देने के लिए थोड़ा सस्ते में मिल जाता है। तो अगर इसने 5,000 से ज्यादा शेयर खरीदने तो 5,000 डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएंगे, बाकी अगर ऊपर खरीदना चाहता है तो मार्केट रेट पे उसको खरीदने होंगे। ठीक है, राइट के फॉर्म में इतने ही मिलेंगे, उसके ऊपर अगर खरीदना चाहता है शेयर मार्केट से जाके खरीद ले, वो जो नॉर्मल एग्जिस्टिंग प्राइस मार्केट प्राइस है उसी के लिए उसको वहां खरीदना होगा, राइट का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा, वो मार्केट से परचेज कर ले। ठीक है जी, समझ आती है एग्जाम्पल? हाँ जी, एग्जाम्पल समझ आई है सबको? चले, अब इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा और आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये जो अर्पित, तनिष्क, चिराग और बाकी सबके घर पे लेटर पहुंची थी कि आप इस कंपनी के इतने इतने शेयर खरीद सकते हैं, क्या ये आपके लिए ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है कि खरीदना ही है? नहीं, वो आपके लिए एक सिर्फ पूछा गया, रिक्वेस्ट आई है आपके घर पे कि आपने खरीदना है या नहीं खरीदना है, ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज ध्यान रखना है। राइट शेयर आर नॉट दी ऑब्लिगेशन, वो सिर्फ एक आपके पास रिक्वेस्ट पहुंची है टू परचेज दी न्यू शेयर ऑफ द कंपनी, और वो आपके डिस्क्रिप्शन पे है कि आप खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते। ठीक है, तो राइट शेयर होल्डर जो भी है उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है, वो उसकी विल है कि वो खरीदना चाहता है या नहीं खरीदना चाहता। तो मैं वो लिख देता हूं कि राइट शेयर होल्डर हैज द फॉलोइंग ऑप्शंस। ठीक है, जब आपके घर पे लेटर पहुंची तो उस लेटर के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं या आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है वो यहां पर हम लिखने लगे हैं। पहला ऑप्शन वो कहता है अप्लाई फॉर दी शेयर। ठीक है, जैसे अभी आयुष ने बोला कि अर्पित को अच्छी लगे शेयर, उसने
5,000 के 5,000 शेयर खरीद लिए, उसकी मर्जी है, उसने 5,000 के 5,000 शेयर की राइट यहां पर खरीद ली। ठीक, सेकंड ऑप्शन उसके पास क्या है, सेल द राइट। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना, सेल द राइट का क्या मतलब है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि ये 4 लोगों का नाम लिखा, तो उन चारों के घर पे कंपनी की तरफ से लेटर आई कि आप इतने इतने शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, मैं अर्पित के घर पे बैठा था, जब उसके ये लेटर रिसीव हुई तो इसने वैसे बातों बातों में मेरे से बात की, सर इस कंपनी के मेरे पास शेयर थे, अब देखो वापस से कंपनी शेयर इश्यू करने लगी है और मेरे घर पे इतने 5,000 शेयर का राइट इन्होंने भेजा है, मेरा तो मन नहीं है या मैं खरीदना नहीं चाहता, जो भी XYZ रीजन है वो कहता मैं तो खरीदना नहीं चाहता। ठीक है, मैं इंटरेस्टेड हूँ एबीसी कंपनी में शेयर खरीदने के लिए, पर मार्केट से खरीदूंगा तो थोड़ा महंगा मिलेगा, तो मैं अर्पित को रिक्वेस्ट करता हूँ जो आपकी ये जो राइट आया है आपके नाम पे, इसको मेरे नाम पे बेच दीजिए। ठीक है, तो राइट शेयर होल्डर के पास ये भी ऑप्शन है, जो उसके घर पे लेटर ऑफ राइट आया है उस लेटर ऑफ राइट को आगे किसी को भी सेल कर सकता है। वो कहेगा सर ठीक है आप ये लेटर ले जाइए, मेरी जगह आप जाके ये शेयर्स को खरीद लीजिएगा। ठीक है, उससे उसके लिए वो मुझसे कुछ चार्ज कर सकता है, फ्री में भी दे सकता है, वो उसकी मर्जी। ठीक है, अर्पित कहता है फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट में शेयर 100 रुपए का बिक रहा है, इसके पास इसका जो राइट आया फॉर एग्जाम्पल 92 रुपीज का है कि आप 92 में खरीद लीजिए। वो कहता है सर मार्केट में 100 रुपए का मिल रहा है, आप मेरी राइट से इसको 92 का खरीद लाएंगे, 3 रुपए पर शेयर मुझे दे दीजिए और ले जाइए लेटर। ठीक है, फिर भी आपको फायदा है, 5 रुपए बच रहे हैं आपके, 100 की जगह 95 ही पड़ेगा आपको, 92 में राइट मिल जाएगा, 3 रुपए पर शेयर का राइट के पैसे मुझे दे दीजिए। ठीक है, बाद जाके आप ये राइट शेयर को कंपनी से खरीद लीजिए। ठीक है, तो राइट शेयर होल्डर के पास ये भी एक ऑप्शन है कि वो अपने राइट को सेल ऑफ कर सकता है। समझ आएगी ये चीज। तीसरा ऑप्शन उसके पास क्या है, परचेज अ पार्ट ऑफ द राइट एंड सेल द बैलेंस। ठीक है, अर्पित के घर पे चिट्ठी आई, मैं बैठा था उसके साथ, वो कहता सर 5,000 तो नहीं 2,000 में खरीद लेता हूं, मैं कहता हूं बाकी 3,000 मुझे बेच दे। तो वो चीज है, कुछ हिस्सा उसने खुद से खरीद लिया, कुछ उसने आगे ट्रांसफर कर दिया। ठीक, और चौथी ऑप्शन उसके पास क्या है, रिफ्यूज द राइट। ठीक है, क्योंकि हमने बात की है उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि खरीदना ही खरीदना है। ठीक है, अर्पित के घर पे लेटर आई, बेचारा अकेला बैठा था, उसका मन नहीं था इस कंपनी में। हाँ जी, रिफ्यूज द राइट मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला अर्पित के घर पे लेटर आई, ठीक है, उसका मन नहीं था खरीदने का, तो उसने लेटर फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया, नहीं खरीदना, जो जिस कंपनी जिसको भी बेचना चाहेगी बेच लेगी। ठीक है, तो रिफ्यूज द राइट है, मैं एक तरह से उसका रिफ्यूजल हो गया कि मैंने नहीं खरीदना। ठीक है, तो एक राइट शेयर होल्डर के पास क्या क्या राइट्स है, या तो 100% शेयर जो उसको मिल सकते हैं उसके लिए वो अप्लाई कर दे, 100% शेयर्स को उसकी राइट को बेच दे, कुछ शेयर्स वो खुद से खरीद ले, बाकी शेयर्स की राइट बेचते हैं, या 100% बिल्कुल ही रिफ्यूज कर दे कि मुझे खरीदना ही नहीं। ठीक है जी, देखिए तो राइट शेयर्स का ये कंसेप्ट है, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछा जाता है जब भी कंपनी नए शेयर इशू करती है कि आप इतने प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स को खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते। ऑब्लिगेशन नहीं है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है फ्रॉम द कंपनी कि खरीदना है तो थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाएगा, नहीं खरीदना चाहते तो आपकी मर्जी। समझ आते हैं राइट शेयर्स क्या होता है। चल, ऐसा ही एक दूसरा टॉपिक है या दूसरा एक इसी से रिलेटेड टर्म है, दैट इज बोनस शेयर। हाँ जी, बोनस शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा शेयर्स जो कंपनी इशू करती है टू द न्यू शेयर होल्डर्स और द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किस प्राइस में, फ्री में, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री में, बोनस फ्री में मिलता है। ठीक है, शेयर्स गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री में दे दिया गया है, इसका कोई भी पैसा शेयर होल्डर से नहीं लिया गया है। ठीक है, इसको हम स्टॉक डिविडेंड भी बोल देते हैं। डिविडेंड पता है आप लोगों को क्या होता है। हाँ जी, डिविडेंड कोई बता सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिविडेंड।
ठीक है, जो शेयर्स पे रिटर्न मिलता है, बिल्कुल ठीक है बोल रहे हैं, डिविडेंड कब मिलता है? जब कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है। ठीक है, कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही है तो वो क्या करती है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कैश डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसको हम नॉर्मल डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंपनी के शेयर थे, कंपनी ने 20% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो जितने भी मेरे पास शेयर्स हैं उसकी फेस वैल्यू का 20% मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। दैट इज द नॉर्मल डिविडेंड। ठीक, स्टॉक डिविडेंड का क्या मतलब है? जैसे मैंने बोला कि कंपनी 20% डिविडेंड मुझे देना चाहती है, पर वो कैश में नहीं दे रही, वो कहता है 20% जो भी वैल्यू बनती है उतनी वैल्यू के हम आपको शेयर्स आपके अकाउंट में डाल देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे पैसे नहीं लेंगे। तो ऐसे शेयर्स को हम बोनस शेयर्स बोल देते हैं कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट को कैश में बांटने के बजाय क्या किया है, शेयर्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और वो शेयर्स फ्री में दे दिया और उनसे पैसा कुछ नहीं लिया। ठीक है, तो फ्री में दे दिए तो इसका मतलब एक तरह से डिविडेंड दे दिया है उनको, क्योंकि ये रिटर्न है एक तरह से, पर वो कैश फॉर्म में नहीं है, वो शेयर्स के फॉर्म में दे दी गई। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं जो मैं आगे यूज करने वाला हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। एक बार दोनों को देख के बता दीजिएगा, किसी को कोई भी डाउट है तो मैं वापस से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्लियर है जी सबको? ठीक है, एक इंपॉर्टेंट करके पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट करके एक पॉइंट लिख लेते हैं, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही लिखा, उसके आगे कुछ नहीं है जी। ठीक है, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, इंटरेस्ट किस प्राइस पे निकलता था, परचेज प्राइस, सेल्स प्राइस या फेस वैल्यू? फेस वैल्यू। डिविडेंड भी वैसे ही होता है, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। ठीक है, परचेज प्राइस, सेल्स प्राइस नहीं आपने इंक्लूड करनी है डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे ही निकाला जाएगा। ठीक है जी, समझ आती है चीज? चलिए यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे एक क्वेश्चन उठाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैंने जो क्वेश्चन भेजा है तो एक बार वो स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12 ऑफ द बुक है, मैं एक बार पढ़ता हूं। वो कहता है, ऑन फर्स्ट अप्रैल 2015 सुंदर हैड 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, तो यहां पर जो इन्वेस्टमेंट दी गई है वो क्या है? इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में आपको दिया गया है। एक्स लिमिटेड के जो इक्विटी शेयर्स हैं, एट अ बुक वैल्यू ऑफ 15 रुपीज पर शेयर, द फेस वैल्यू इज ₹10। ठीक है, वो कहता है जो खरीदा है वो किस प्राइस पे खरीदा हुआ है? 15 पे खरीदा हुआ है, पर जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज की है। ठीक है, ऑन 20th ही फर्दर परचेज। ठीक है, तो वैसे ही जैसे पिछले हमने डिबेंचर्स या इंटरेस्ट बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स में किया था, परचेज की ट्रांजैक्शन होती थी, सेल की ट्रांजैक्शन होती थी, वैसे ही कुछ ट्रांजैक्शन यहाँ पर हमें दी गई है। तो स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना। यहां पर इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है? इक्विटी शेयर्स है, तो इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, या क्या नाम है उस कंपनी का? हाँ जी, एक्स लिमिटेड। उसका अकाउंट मुझे बनाना है। हाँ जी बोलिए। व्हाट्सएप पे भी मैंने ग्रुप पे भेजा है, स्क्रीन पे भी अभी डिस्प्ले किया है जी। ठीक है, तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर क्या है? इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो जैसे हम इंटरेस्ट बेरिंग में करते थे, 3 कॉलम्स बनाते थे, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, परचेज प्राइस, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड सेल्स प्राइस। तो यहाँ फेस वैल्यू की जगह नंबर ऑफ शेयर्स कर देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड कर देते हैं, बाकी चीजें वैसे ही हैं, परचेज प्राइस, और यहां पर भी नंबर, डिविडेंड एंड सेल्स प्राइस। ठीक है, तो फटाफट से यहां तक बनाइए इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारी क्या है? इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, जिसकी फेस वैल्यू कितनी दी गई है? दैट इज 10 रुपीज की फेस वैल्यू हमें दी गई। ठीक है, चले तो सबसे पहले गिवन है फर्स्ट अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। हाँ जी तानिश, ओपनिंग बैलेंस डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। ठीक है, कई स्टूडेंट जल्दी में क्या करते हैं, इक्विटी शेयर्स देखा, इक्विटी शेयर्स दिमाग में आता है, लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कर। ठीक है, ये इक्विटी शेयर्स दूसरी कंपनी के, हमारी कंपनी के नहीं है, तो ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, तो एसेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे, तो 1415। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने नंबर ऑफ शेयर्स उसने बोला? हमारे पास पड़े हुए हैं 25,000 इक्विटी शेयर्स, तो 25,000 नंबर कॉलम में। डिविडेंड देखते हैं किस प्राइस में होगा था? 25,000 शेयर 15 रुपए के अकॉर्डिंग मैंने खरीदे हुए थे, तो 3,75,000 रुपीज।
ठीक है, तो आपको गिवन है 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स के फॉर्म में गिवन है। शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए की है, पर किस प्राइस में खरीदा था? 15 रुपए में खरीदा हुआ था। तो इसका मतलब 3,75,000 रुपीज में ये आपने 25,000 शेयर्स को खरीदा हुआ था। अब इंटरेस्ट के साथ मैंने आपको लिखवाया था विद एवरी ट्रांजैक्शन, चाहे वो ब्रॉड डाउन है, चाहे वो कैरेट डाउन है, चाहे वो परचेज है, चाहे वो सेल है, डिविडेंड सॉरी इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, हमने वैसे ही किया था कि अगर इंटरेस्ट बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स होती थी तो हर ट्रांजैक्शन के साथ हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे। डिविडेंड इंटरेस्ट बेरिंग इन्वेस्टमेंट्स में मैंने आपको लिखवाया था कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है, चाहे ब्रॉड डाउन है, चाहे परचेज है, चाहे सेल है, चाहे कैरेट डाउन है, हर ट्रांजैक्शन के साथ आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता था। डिविडेंड के साथ ऐसा नहीं है। डिविडेंड विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड या विल ओनली बी कैलकुलेटेड इफ इट इज पेड बाय या डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। ठीक है, डिविडेंड हर ट्रांजैक्शन के साथ मुझे कैलकुलेट नहीं करना। तो पहली चीज तो यही आसानी हो जाएगी, यहां हर ट्रांजैक्शन के साथ डिविडेंड नहीं निकालना है। कोई बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है कि इंटरेस्ट निकालना ही होता है और डिविडेंड नहीं निकालना? डिविडेंड तभी निकालेंगे जब कंपनी डिक्लेयर करेगी। कोई बता सकता है इसको? ठीक है, डिविडेंड इज ओनली पेड इन केस ऑफ प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट आपने बोला है कि डिविडेंड इज पेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तब डिविडेंड मिलता है। पर इंटरेस्ट ऐसा क्यों नहीं होता? इंटरेस्ट इज एन ऑब्लिगेशन। कंपनी चाहे लॉसेस में है, इंटरेस्ट तो देना ही देना है। इंटरेस्ट कंपनी के लिए ऑब्लिगेशन होती है, इसलिए इंटरेस्ट हम हर ट्रांजैक्शन के साथ कॉरस्पॉन्डिंगली कैलकुलेट करते हुए चलते हैं। ठीक है जी, ये चीज समझ आती है? ठीक है, तो डिविडेंड वाला कॉलम खाली छोड़ देते हैं, अभी डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं बताया, इसको एज इट इज यहाँ पर हम इंक्लूड कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 20th को आपको बोला गया है ऑन 20th ही परचेज अनदर 5,000 शेयर्स ऑफ द कंपनी एट 16 रुपीज पर शेयर। परचेज की एंट्री कहां पर डालें? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड पे। तो 20th इन्वेस्टमेंट्स टू बैंक। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज किया है। कितने शेयर्स हो गया था? 5,000 शेयर्स खरीदे। किस प्राइस पे? 16 रुपया पर शेयर पे हो गया था, मैंने शेयर्स को खरीदा था। तो इसका 80,000 रुपए में उसने इन 5,000 शेयर्स को खरीदा है। डिविडेंड अभी भी कहीं नहीं कुछ बोला कि उसने पे किया है, तो डिविडेंड को हम इग्नोर कर देते हैं। देख के बताइएगा जी, ये चीज समझ आती है? बोले प्लीज फटाफट से, क्लियर है? ओके। The directors of X Limited announced the bonus and the right issue. No dividend was payable on these issues. वो देखते हैं क्या है। The terms of the issue are as follows. बोनस बेसिस आपको गिवन है 1:6। डेट आपको दिया गया है 16/8। राइट बेसिस आपको गिवन है 3:7। डेट दिया है 31st ऑफ अगस्त। ठीक है, और उसके बाद आपको बोला गया है कि जो राइट शेयर है उसकी प्राइस कितनी है? दैट इज 15 रुपीज पर शेयर की प्राइस है अगर वो राइट शेयर को खरीदता है। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट 30/9 है। तो इसका मतलब पहले 16 ऑफ अगस्त को एक ट्रांजैक्शन बोली गई है। वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 16 ऑफ अगस्त 2015 को बोला गया है बोनस देना है किस फॉर्म में? 1:3। ठीक है, बोनस शेयर्स आपको बोला गया है कि बोनस शेयर्स कंपनी ने पे करने हैं। कैसे? इन द रेशियो 1:3। तो इस रेशियो का मतलब समझाएगा। 1:3 का क्या मतलब है? हाँ जी, जो बोनस के साथ एक रेशियो सी दी है 1:3, इसका क्या मतलब है? 1:6 है? सॉरी 1:6 है, मैंने गलती से 1:3 लिख दिया। हाँ जी 1:6 है, सॉरी। तो बोनस 1:6 से आपको क्या समझ आता है? बंदे का नाम किसका लिखा हुआ? वो तो सुंदर सुंदर के बुक्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं, उसी को मिला होगा बोनस, उसी के बारे में बात की जा रही है। नहीं, आप उल्टा बोल रहे हैं। फॉर एवरी 6 शेयर 1 बोनस मिलेगा। ठीक है, 1:6 का मतलब है 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 6 एग्जिस्टिंग शेयर। कि अगर आपके पास इस कंपनी के 6 शेयर हैं। कट गया जी, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आप डिक्टेट कर देता हूँ, आप लिखते जाइए। ठीक है, बोनस आपको 1:6 के फॉर्म में दिया है। 1:6 का मतलब है
1 bonus share for every 6 existing shares of the company। इसका मतलब है कि अगर आपके पास इस कंपनी के 6 शेयर हैं तो उन 6 के बदले में कंपनी आपको एक बोनस शेयर फ्री में दे रही है। समझ आया? तो जब भी ऐसी रेशियो गिवन होगी 1:6, 1:5 या जो भी आपको रेशियो है, इसका मतलब 1 बोनस शेयर फॉर एवरी नंबर ऑफ द एक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो आपको दिए गए। ठीक है जी, ये चीज समझ आई है? ठीक है, अब ये जो बोनस आपको मिला है ये 16/8 को मिला है, तो 16/8 को सुंदर के पास जितने शेयर्स होंगे इस कंपनी के उसके अकॉर्डिंग उसको ये बोनस मिल जाएगा। ठीक, ये चीज समझ आती है कि 16/8 को सुंदर के पास इस कंपनी के जितने एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग इसको बोनस मिल जाएगा। तो पहले तो कैलकुलेट करते हैं, होल्डिंग एज ऑन 16/8/15 कितनी है मिस्टर सुंदर के पास? तो कोई बता सकता है 16 अगस्त को उसके पास कितने शेयर्स हैं कंपनी के? कितने जी? 30,000। 25,000 पहले थे, 5,000 उसने और खरीद लिए। इसका मतलब है 16 अगस्त को उसके पास इस कंपनी के 30,000 शेयर्स बचे हुए हैं। ठीक है जी, आयुष, चिराग और बाकी सब यहां तक क्लियर है? रिप्लाई करिए प्लीज फटाफट से। आयुष, चिराग और बाकी सब यहां तक समझ आए? ठीक है जी, तो अब आपको गिवन है कि 3 शेयर्स के बदले में आपको एक बोनस शेयर मिलने वाला है, सॉरी 6 के बदले में आपको एक बोनस शेयर मिलने वाला है। ठीक है, यही आपको बोला गया है। तो 30,000 शेयर्स के बदले में कितने बोनस शेयर मिल जाएंगे? 1/6 ऑफ 30,000 दैट इज इक्वल टू 5,000 बोनस शेयर आपको इस कंपनी के रिसीव हो जाएंगे। ये चीज समझ आई है? यही हमने 1:6 गिवन था कि हर 6 के बदले में एक बोनस मिल जाएगा। तो 30,000 अगर मेरे पास शेयर है उसके बदले में कितने बोनस शेयर मिल जाएंगे? दैट इज 5,000 बोनस शेयर इस कंपनी के हमें हमारे अकाउंट में फ्री में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। समझ आती है ये चीज? चले, अब ये हमारे पास मिले हैं, मतलब परचेज के फॉर्म में है या सेल किया है? ये हमें मिलेंगे शेयर या हमें देने होंगे? मिलेंगे, तो इस तरह से परचेज किया हमने, तो 16/8/15 को 2 बोनस शेयर। ठीक है, बोनस शेयर्स कितने? 5,000 शेयर्स हमें मिले हैं। डिविडेंड की अभी भी कोई बात नहीं की गई है, छोड़ देते हैं। हाँ जी, इसका प्राइस क्या होगा? हाँ जी, परचेज प्राइस कितना होगा? सॉरी, क्या बोला आपने? उन्होंने रिपीट करेंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां पर इसकी वैल्यू नहीं आएगी, जीरो है, फ्री में मिले हैं, सिर्फ शेयर्स मिले हैं मुझे, मैंने इसकी कोई भी पेमेंट नहीं की है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट्स ढूंढने लग जाते हैं इसका प्राइस क्या है, नहीं मिलता तो फेस वैल्यू से एंट्री डालाते हैं। ठीक है, बोनस शेयर्स की डेफिनेशन में लिखा था फ्री में मिलते हैं, तो फ्री में मिला मतलब पेमेंट नहीं की है, तो यहाँ पर पेमेंट में हमने इसको इंक्लूड नहीं करना। समझ आई जी ये चीज? चले, अगली चीज आपको गिवन है 31 अगस्त को राइट शेयर्स मिले हैं। ठीक है, 31 अगस्त 15 को अब राइट मिला है। राइट कितना? 3:7। हाँ जी अर्पित, 3:7 का क्या मतलब है? फॉर एवरी 7 एग्जिस्टिंग शेयर्स 3 राइट शेयर। अब ये जो हमने एग्जिस्टिंग शेयर्स की बात की है ये किस डेट पे होने चाहिए? 31 अगस्त को होने चाहिए, कि 31 अगस्त को जितने भी शेयर्स थे मिस्टर सुंदर के पास उसके अकॉर्डिंग उसको हर 7 के बदले में 3 का राइट मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो कैलकुलेट करते हैं कि होल्डिंग क्या थी। होल्डिंग एज ऑन 31 अगस्त 2015 कि जो मिस्टर सुंदर की हम यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, 31 अगस्त को उसके अकाउंट में इस कंपनी के कितने शेयर्स थे? 25,000 ब्रॉड डाउन थे पहले के खरीदे हुए, 5,000 उसने खरीदे थे 20 जून को, 16 अगस्त को उसको 5,000 शेयर और मिल गए थे एज बोनस शेयर। ठीक है, तो इसका मतलब 31 अगस्त को ही हैड
a total of 35,000 shares of this company. देखना जी ये चीज समझ आई है? ठीक है सर, फरफत रिप्लाई कर रहा है, प्लीज बाकी सब भी एक बार पार्टिसिपेट करिए तो मुझे भी लगेगा आप लोगों को समझ आ रहा है। एक छोटा सा पॉइंट, अगर ये 31 अगस्त की जगह 16 अगस्त ही होता तो कोई चेंज होता? फिर बोनस वाले यहाँ इंक्लूड नहीं करने थे, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर बोनस और राइट सेम डेट पे होगा तो बाद वाली चीज पे पहले वाली चीज को आपने इंक्लूड नहीं करना है। तो अगर पहले बोनस मिल गया है तो उस बोनस को राइट के लिए इंक्लूड नहीं करना। अगर पहले राइट मिला है तो राइट वाले के केस में बोनस को इंक्लूड नहीं करना, अगर दोनों चीजें आपको सेम डेट पे मिली है। ठीक है, तो अगर डिफरेंट डेट्स हैं तो जो भी पहले मिल गया बाद वाले के लिए उसको आप इंक्लूड करके दिखा दें। तो हमने बोला हर 7 के बदले में 3 शेयर्स मिलेंगे, तो 35,000 के बदले में कितने मिल जाएंगे उसको? 3/7 ऑफ 35,000 दैट इज इक्वल टू 15,000 शेयर्स की राइट इसको मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी राइट की एंट्री डायरेक्टली नहीं डालते क्योंकि अब उसकी मर्जी है, खरीदने हैं नहीं खरीदने, बेचने हैं। खरीदेगा खरीदने की एंट्री डालेंगे, बेचेगा बेचने की एंट्री डालेंगे, मना कर देगा तो कोई एंट्री नहीं डालेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। खरीदेगा तो खरीदने वाली साइड पे एंट्री, बेचेगा तो बेचने वाली साइड पे एंट्री, कुछ नहीं करेगा तो अगर कुछ किया ही नहीं तो कोई एंट्री हमें इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं। तो आगे पढ़ते हैं क्या बोला है उसके बारे में। ठीक है, वो कहता है शेयर होल्डर्स कैन ट्रांसफर द राइट्स इन फुल और इन पार्ट। ट्रांसफर द राइट्स का मतलब है वो बेच सकते हैं, या तो सारा का सारा या कुछ हिस्सा, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि ऐसे किया जा सकता है। ठीक है जी। Accordingly, Sundar sold 33 1/3% of his entitlement to Shekhar for a consideration of 2 rupees per share. हाँ जी, इससे आपको क्या समझ आया? वो कहता है सुंदर sold 33 1/3% of his right to Shekhar at a consideration of 2 rupees per share. इसका मतलब जो 15,000 ये राइट शेयर उसको मिल सकते थे उसका 1/3 हिस्सा, मतलब कितना हुआ? 5,000 शेयर उसकी राइट उसने सेल कर दी। किस प्राइस पे? 2 रुपया पर शेयर। यही बोला उसने। दोबारा से पढ़ लेते हैं, अगर आप कह रहे हैं कुछ मैंने गलत पढ़ लिया। अकॉर्डिंगली सुंदर सोल्ड 33 1/3, 33 1/3 में 1/3 लिख दिया उसको, तो 33 1/3% ऑफ हिज राइट टू शेखर एट अ कंसिडरेशन फॉर 2 रुपीज पर शेयर। तो 2 रुपया पर शेयर कंसिडरेशन का मतलब है, कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न। तो जो उसने शेयर्स बेचे हैं उसके बदले में 2 रुपया पर शेयर उसने उससे चार्ज किया है। 2 रुपए कमाए, उसको तो फ्री में चिट्ठी आई थी। आपके घर पे चिट्ठी आई कि आपने शेयर, आप 15,000 शेयर खरीद सकते हो, आपके घर पे पैसे थोड़ी लेके गया हो। आपने वो चिट्ठी मेरे को भेज दी और कहा सर 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से मेरे को पेमेंट कर दो, तो आपके लिए तो 2 रुपए भी इनकम है। आप तो 50 पैसे भी लोगे, वो भी आपकी इनकम है। आपकी जेब से तो कुछ भी नहीं गया ना, आपने तो अपने नाम की चिट्ठी किसी और को दे दी। ठीक है जी, चल। और वो कहता है डिफरेंस फॉर द ईयर बाद में आपको दिया है, तो आगे कुछ नहीं बताया, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि अगर कुछ हिस्सा उसने बेच दिया है तो बाकी हिस्सा क्या किया होगा? उसने परचेज कर लिया होगा। तो उसने परचेज कितना किया? 10,000 शेयर उसने परचेज कर लिए होंगे। परचेज प्राइस देख लेते हैं क्या है, आगे देख लेते हैं। आपको दिया गया था कि अगर वो परचेज करता राइट, उसका प्राइस होगा 15 रुपीज पर शेयर। ठीक है, दोबारा से पूरी ट्रांजैक्शन को रिपीट करता हूँ। राइट शेयर टोटल उसको कितने मिल सकते थे वो हमने कैलकुलेट किया। 7 के बदले 3 था तो 35 के बदले उसको 15,000 शेयर मिल सकते थे। उन शेयर का उसने क्या किया? 1/3 हिस्सा बेच दिया 2 रुपया पर शेयर के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब 5,000 शेयर को उसने राइट बेच दिया है 2 रुपया पर शेयर, और बाकी बचे हुए 10,000 शेयर को उसने खरीद लिया है। और क्वेश्चन कहता है कि अगर राइट खरीदेंगे उसका प्राइस हमें दिया गया दैट इज 15 रुपीज पर शेयर। ठीक है, तो खरीदने की एंट्री डालें पहले। 31 अगस्त 2015 टू राइट शेयर। कितने नंबर ऑफ राइट शेयर उसने खरीदे? 10,000 शेयर खरीदे हैं। किस प्राइस में? 15 रुपए पर शेयर के प्राइस में। दैट इज द टोटल वैल्यू ऑफ 1,50,000। देखना ये जो राइट उसने परचेज किया है उसकी एंट्री समझ आती है सबको? हाँ जी, प्लीज एक बार रिप्लाई करेंगे, ये एंट्री समझ आई है जो उसने राइट बेचा है?
चलिए सेम डेट पे उसने क्या किया, 31/8/15 बाय बैंक सेल ऑफ राइट, कुछ अपना हिस्सा ऑफ राइट को बेच दिया। कितने नंबर ऑफ शेयर? हाँ जी, कितने नंबर ऑफ शेयर? 5000। किस प्राइस में? 5000 इंटू 2, दैट इज अ टोटल वैल्यू ऑफ 10,000। हाँ जी, कोई बता सकता है इस ट्रांजैक्शन में कोई गलती है या ठीक है हमने लिखा? हाँ जी तनिष्क। मतलब पूरी ट्रांजैक्शन, पूरी एंट्री नहीं डाली आप कहने का, आपके कहने का मतलब है? नहीं जी, एंट्री तो आएगी, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं आएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बेचे हैं, मैंने चिट्ठी बेची है, मैंने कोई शेयर थोड़ी बेचा, 5000 शेयर थोड़ी बेचे हैं। अगर बेचता तो मैं अपने शेयर बेचता, 5000 तो मेरे को, मैंने खरीदे ही नहीं तो बेच मैं कैसे सकता हूं? मैंने सिर्फ अपनी चिट्ठी बेची है, तो मुझे इनकम तो हो गई है इस इन्वेस्टमेंट के कारण, पर मैंने अपने नंबर ऑफ, हाँ जी, एक्चुअली फाइनली घुमा के पीएनएल में ही डालेंगे। ठीक है, अब ये आगे मैं अभी डिस्कस करूंगा, आगे आपको फिर समझ आ जाएगा कि ये इनकम पीएनएल में क्यों नहीं गई है। ठीक है, पीएनएल में नहीं जाएगी क्योंकि अगर पीएनएल में जाती तो मैं डिविडेंड कॉलम में इसको लिखता, मैंने इसको सेल वाले कॉलम में लिखा। ठीक है, चलो अब आपने पूछ ही लिया, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपने, अब सब ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बाकी सारी जगह ऑनलाइन परचेजिंग सब करते हैं। ठीक है, मोबाइल खरीदा 15,000 रुपए का, ऑफर चल रही थी, एचडीएफसी कार्ड पे खरीदेंगे 20% कैशबैक आ जाएगा या डिस्काउंट मिल जाएगा। होता ना ऐसा, आजकल भी चल रही है ऐसी कोई सेल। ठीक है, कि एचडीएफसी कार्ड पे या किसी कार्ड पे परचेज करते हैं, या कुछ XYZ रीजन आपको दिए होते हैं कि अगर आप ऐसे ही परचेजिंग करते हैं तो इतना कैशबैक या डिस्काउंट आपको दे देंगे। पता है ना ऐसी चीज? ठीक है, तो वही चीज है। ठीक है, आपके घर पे राइट आया, चलो उसको पहले मैं उसी को अपने एग्जाम्पल को क्लियर कर लेता हूँ। 15,000 का आप मोबाइल खरीद रहे थे, 3,000 डिस्काउंट मिल गया एचडीएफसी कार्ड पे, तो आप बड़े खुश होते हैं। 15,000 का मोबाइल कितने में पड़ गया? 12,000 में पड़ गया। तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी? 12,000 रुपए। ठीक है, ये चीज समझ आई है सबको? ठीक है तनिष्क, आपको भी ये चीज समझ आती है ना? बड़े खुश हो जाते हैं यार, इतना सस्ता मिल गया, तो हम कॉस्ट ही सस्ती वाली बना देते हैं। तो लॉजिकली होता भी ऐसे ही है कि अगर 15,000 की चीज 12,000 में खरीदाई तो हमारे लिए कॉस्ट 15,000 नहीं है, 12,000। अब ये जो आपने 1.5 लाख के शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, 1.5 लाख पॉकेट से गया, राइट बेच के फ्री फंड में 10,000 वापस आ गया, कैशबैक बोल देता हूं उसको मैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि 1.5 लाख के शेयर्स मुझे 1,40,000 के पड़ गए। हाँ जी तनिष्क, बोला जा सकता है ऐसे। तो फ्री फंड की इनकम वापस आ गई ना। सिर्फ नाम में चिट्ठी भेजी, तो यहाँ 1,40 करूं, मैंने उसको डेबिट को खत्म करने के लिए क्या किया, क्रेडिट कर दी। ठीक है, वो कंसेप्ट है, इसीलिए यहाँ पर इसको क्रेडिट करके दिखाया गया है। नंबर ऑफ शेयर्स में नहीं डाला क्योंकि मैंने शेयर्स नहीं बेचे हैं, मैंने सिर्फ चिट्ठी बेची। दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखनी है, बोनस शेयर्स का परचेज प्राइस 0 रहेगा, और राइट जब भी आप सेल करेंगे सिर्फ फाइनल इनकम वाले कॉलम में आपने डालना है। शेयर्स नहीं बेचे जाते हैं, सिर्फ राइट बेची जाती है। देखिए प्लीज, ये जो दो पॉइंट्स मैंने बोले हैं इसको फटाफट से देख के बताइएगा, ये चीज समझ आती है आप लोगों को? चले ठीक है जी, तो एक बार यहां तक नोट कर लीजिए, फिर मुझे वर्किंग नोट वाला हिस्सा रब करना है, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, तो हमने यहां तक कर लिया है, आगे देखें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या गिवन है। वो कहता है डिविडेंड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 एट द रेट 20% वर डिक्लेयर्ड बाय एक्स लिमिटेड। ठीक है, तो वर्किंग नोट में वापस से चलते हैं। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। आयुष का कौन सा साल है, करंट ईयर है या पिछला साल जो खत्म हुआ था उसकी बात कर रहा है? 31 मार्च 2015 ये करंट ईयर है या पिछला साल? 1/4/15 से मैंने ये अकाउंट शुरू किया था करंट ईयर का, पिछला साल हो जाएगा 31 मार्च 15। अगर 1 अप्रैल 15 से मैं करंट ईयर शुरू कर रहा हूं तो इसका मतलब 31 मार्च 15 ये पिछला अकाउंटिंग ईयर एंड की वो बात कर रहा है। ठीक है, तो हाँ जी बोलो। हाँ पिछले, हाँ पिछले साल का लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी ने लास्ट ईयर का डिविडेंड यहां पर पे किया है।
कंपनी लॉ में वैसे भी आपने पढ़ा था, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है, उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग रखी जाती है, वहां पर पूरे साल के अकाउंट्स डिस्कस किए जाते हैं, और अगर प्रॉफिट कमाती है कंपनी तो पिछले साल का डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो वही कंसेप्ट है, पिछले साल खत्म हुआ था, करंट ईयर में एनुअल जनरल मीटिंग हुई और वहां पर डिसाइड हुआ कि पिछले साल का डिविडेंड हमने देना है। कितना देना है? 20% देना है। और किस दिन डिसाइड किया गया है? ये आपको दिया गया है, दैट इज 31 को बोला गया, ठीक है। तो 31 अक्टूबर को डिसाइड हुआ एनुअल जनरल मीटिंग में कि पिछले साल का डिविडेंड पे करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से, क्या बोनस शेयर्स पर डिविडेंड मिलेगा? हाँ जी, बोनस शेयर्स पर डिविडेंड मिलेगा। क्यों मिलेगा? ये तो अभी 16/8 को इशू किए थे कंपनी ने, पिछले साल तो थे ही नहीं, क्यों क्यों देगी कंपनी? ये तो कंपनी ने 16/8/15 को इशू किए हैं। डिविडेंड मिल रहा है 31/3/15 तक का। तो 31/3/15 को तो कंपनी के लिए ये शेयर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो इस पर डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज पे डिविडेंड नहीं मिलेगा आपको। राइट पे मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस पे भी नहीं मिलेगा। राइट इशू हुआ था 31/8 को, 31/3/15 का डिविडेंड मिल रहा है, तो पिछले साल कहीं भी ये शेयर एग्जिस्टेंस में नहीं थे, तो इन पे भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन है, वैसे तो लिखा था नो डिविडेंड वाज पेड ऑन बोनस एंड राइट शेयर्स, पर ये बाय डिफॉल्ट भी ऐसे ही चलेगा। अगर पिछले साल का डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है तो इनके ऊपर कभी भी डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये करंट ईयर में ही काम में आए हैं या इशू हुए हैं, पिछले साल तक ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। चले अगला छोटा सा क्वेश्चन नितिका आप बताएंगे, ये जो 20/6/15 को मैंने परचेज किए थे 5,000 शेयर, इस पे डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस पे मिलेगा। क्यों मिलेगा? 20 शेयर को मैंने खरीदे हैं कि 31/3 को डिविडेंड मिल रहा है। हाँ, तो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है, ये तो मैंने खरीदे ही करंट ईयर में, तो क्यों मिलेगा डिविडेंड? नहीं मिलेगा। हाँ जी तनिष्क, मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या ये जो मैंने 20 शेयर को शेयर परचेज किए थे, इस पर डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों मिलेगा? नहीं, क्यों मिलेगा? चलिए ट्रीटमेंट छोड़ दीजिए, क्यों मिलेगा पहले ये बताइए। मार्केट से खरीदे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 31 मार्च को ये वाले शेयर्स मेरे पास थे, मैंने 20 शेयर को मिस्टर सुंदर को बेच दिए, तो कंपनी के लिए तो 5,000 शेयर एग्जिस्ट करते थे पिछले साल। पिछले साल मेरे नाम पे एग्जिस्ट करते थे, करंट ईयर में सुंदर के नाम पे एग्जिस्ट करते हैं, तो सुंदर को मिल गए हैं, ठीक है। सुंदर को डिविडेंड ये सुंदर ने मुझसे खरीद लिए थे, तो अब डिविडेंड उसको मिल जाएगा। पर कंपनी के लिए ये 5,000 शेयर एग्जिस्ट करते थे पहले भी, ठीक है। तो इन पे तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी और पे भी करेगी। समझ आती है ये चीज? हाँ जी, बाय जब मर्जी किए हैं, जैसे आप डिवेंचर्स करते थे, ठीक है। आपने आपने मुझसे डिवेंचर्स खरीदे 20/6 को, कंपनी इंटरेस्ट देती थी 31 मार्च को, तो 31 से 20/6 का इंटरेस्ट भी निकाला करते थे ना, ठीक है। तो वही कंसेप्ट है। अब पिछले साल कंपनी ने 31 मार्च को, मार्च तक का डिविडेंड पे किया, जिस दिन वो शेयर्स फॉर एग्जांपल मेरे पास थे, ठीक है। मैं डाउटफुल था या मुझे मार्केट में दिख रहा था अच्छे भाव पे बिक रहे हैं शेयर्स, तो मैंने 20/6 को मिस्टर सुंदर को ये शेयर्स बेच दिए थे, ठीक। तो 20/6 को कंपनी के शेयर होल्डिंग बुक में क्या होगा, मेरा नाम हटा के सुंदर का नाम इन शेयर्स के सामने लिख दिया गया होगा, ठीक। अब 31/10 को मीटिंग में डिसाइड हुआ कि पिछले साल का डिविडेंड देते हैं, तो पिछले साल का रजिस्टर खोला गया, उसमें अब ये जो 5,000 शेयर थे उसके सामने मेरा नाम काट के सुंदर का नाम लिख दिया गया था, तो सुंदर के नाम से ये शेयर दिख रहे थे। तो पिछले साल दिख रहे थे शेयर, नाम बदला है पर शेयर्स तो थे, ठीक है ना। अभिनंदन की जगह नाम बदल के सुंदर कर दिया गया, पर कंपनी के शेयर होल्डिंग रजिस्टर में ये नंबर ऑफ शेयर्स एग्जिस्ट पिछले साल भी करते थे। पर ये शेयर्स बेचने के कारण क्या हुआ, जहां यह डिविडेंड मुझे मिलना चाहिए था वो किसको मिल जाएगा, सुंदर को मिल जाएगा, क्योंकि 31/10 को जिस दिन डिविडेंड दे रही है कंपनी, उस दिन इन शेयर्स के सामने सुंदर का नाम लिखा हुआ है। उस पर मिलेगा, मिलेगा। राइट बोनस पे नहीं मिलता, नॉर्मल मार्केट में से जितने मर्जी आप शेयर्स खरीदते जाइए,
ठीक है, उन पे आपको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है जी, चलो। तो डिविडेंड आपने बोला डिविडेंड विल बी कैलकुलेटेड ऑन, मैं इसको सेग्रीगेट कर रहा हूं अपने शेयर जो मेरे पास अपने पास ही थे, 1 अप्रैल को मेरे पास थे, इसका मतलब 31 मार्च को भी मेरे पास ही थे, तो मैंने उनको ओन शेयर कर दिया। और बाकी जो मैंने परचेज किए थे शेयर्स उसके ऊपर भी मिलेगा, वो अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमने मार्केट से शेयर्स खरीदे थे उसके ऊपर भी मिलेगा। ये कितने शेयर्स थे? ये हमारे शेयर थे 25,000, और ये जो हमने खरीदा था ये हमारे पास कितने शेयर्स थे? 5,000। अभी हमने डिस्कस किया था कि डिविडेंड मिलता है फेस वैल्यू पे, तो इस 25,000 शेयर्स की फेस वैल्यू क्या है? 25,000 इंटू 10, 2.5 लाख रुपए। और इसकी फेस वैल्यू क्या है? 5,000 इंटू 10, 50,000 रुपए। ठीक, दोनों पे डिविडेंड मिलना था, मैंने सेग्रीगेट कर दिया, परचेज वाले हिस्से को अलग से कर दिया। ठीक है, और जो ब्रॉड डाउन था उसको मैंने अलग से कर दिया। हमें पता है फेस, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, बाद में परचेज मार्केट से किए हैं ना, स्टॉक मार्केट से खरीद लिए शेयर। कंपनी के लिए तो एग्जिस्ट करते थे पिछले साल, पिछले साल मेरे नाम पे एग्जिस्ट करते थे, इस साल आपके नाम पे एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, मिलना मुझे चाहिए था, ये चीज तो ऑब्वियस है कि कंपनी ने 5,000 शेयर पे डिविडेंड देना है, ये तो आपको समझ आते हैं ना, क्योंकि पिछले साल मेरे नाम पे थे। मैंने क्या किया, डिविडेंड जिस दिन मिलना था उससे पहले आपको बेच दिया, तो जहां वो मेरे अकाउंट में आना चाहिए था डिविडेंड, वो अब आपके अकाउंट में चला जाएगा, पर आएगा तो सही। हाँ जी, ये वाले मेरे पास ही हैं, ये मैंने ये फॉर एग्जांपल ये आपकी बात कर रहा हूं, ये आपके पास ऑलरेडी पड़े हैं, ये आपने मुझसे खरीदे थे। ये आपके नाम पे पिछले साल भी थे, करंट ईयर में भी आपके नाम पे हैं। ये पिछले साल मेरे नाम पे थे, अब करंट ईयर में आपके नाम पे है। ठीक, तो कंपनी के लिए ये दोनों शेयर्स पिछले साल लाइव थे, एग्जिस्ट करते थे, तो कंपनी अभी के लिए भूल जाते हैं, उस वो 25,000 प्लस 5,000, 30,000 शेयर पे डिविडेंड दे देती है। किसी का तो अकाउंट में जाएगा ना, किसके अकाउंट में जाएगा? जो उसके शेयर्स के सामने जिसका नाम लिखा होगा। इसके सामने आपका नाम लिखा था, अब इसके सामने भी आपका नाम लिखा है। ठीक है, क्योंकि 31/10 को ये कैलकुलेशन हो रही है चाहे पिछले साल की, पर हो रही है करंट ईयर के 31/10 को, तो 31/10 को इन शेयर्स के सामने आपका नाम लिखा है। अगर मैं ना बेचता तो मेरा लिखा होता तो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता डिविडेंड, अब आपका लिखा है तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपके अकाउंट की कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो मैंने सेग्रीगेट कर दिया, ये जो आपको मिलना था वो आपको ही मिलेगा, ये जो मुझे मिलना था पर वो आपको मिल रहा है तो उसको अलग से मैंने कर दिया, मिल आपको ही रहा है। ठीक है, फेस वैल्यू पे मिलना था, फेस वैल्यू निकाली, तो डिविडेंड देखते हैं कितना हो जाएगा। डिविडेंड उसने 20% बोला, तो 2.5 लाख का 20%, 50,000 इसका डिविडेंड हो जाएगा, और 50,000 का 20%, 10,000 का इसका डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है जी, चले, तो डिविडेंड इनकम हुई है, तो 31/10/15 को एंट्री डालते हैं बाय बैंक। जो हमें डिविडेंड मिला है कितना? 50,000 जो मुझे इनकम में मिला, उसको तो मैं, जो मेरे अपने शेयर्स पे जो मुझे मिला वो मेरी इनकम है। ठीक है, क्योंकि डिविडेंड कमाने के लिए ही मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो ये मेरी अपनी इनकम है। 10,000 वापस से उसी कंसेप्ट पे आता हूँ जैसे मैंने राइट शेयर पे बोला था। ठीक है, ये 10,000 का डिविडेंड मुझे फ्री फंड में मिल गया। अभी मैं आपके जो एग्जांपल बता रहा था उसी पे वापस आता हूँ। ये शेयर्स पिछले साल मेरे नाम पे थे, करंट ईयर में आपको बेच दिए, तो अब ये आपके नाम पे है। कायदे से देखें, पिछले साल का डिविडेंड मिल रहा है तो मुझे मिलना चाहिए था, पर मेरे मेरे बेचने के कारण क्या हुआ, अब आपका नाम एग्जिस्ट करता है कंपनी के बुक्स में, तो वो आपको मिल जाएगा। दोबारा से आपके लिए कैश बैक का फ्री फंड का वापस आ गया, किसी और की इनकम थी आपके नाम पे अब ट्रांसफर हो गई। समझ आई ये चीज जो मैंने बोली? कैशबैक वाले कंसेप्ट पे वापस चलता हूं। ये एक्चुअली देखें तो मुझे मिलना चाहिए था, क्योंकि पिछले साल तक शेयर मेरे पास थे और ये पिछले साल का डिविडेंड है, तो पिछले साल तक मेरे अकाउंट में थे, तो मुझे मिलना चाहिए था, पर 31/10 से पहले मैंने इसको बेच दिया था, इसलिए अब क्या होगा, मेरी इनकम ये आपको रिसीव हो जाएगी। तो आपके लिए तो फ्री फंड का कैशबैक हो गया, 80,000 की चीज थी, 10,000 फ्री फंड में वापस आ गया। तो या तो 80 को काट के 70 कर दो, या इसको क्रेडिट कर देते हैं डेबिट को खत्म करने के।
इसलिए मैंने यहाँ पर इसको सेग्रीगेट किया था। जो आपके अपने शेयर्स का डिविडेंड है वो डिविडेंड कॉलम में चला जाएगा, जो परचेज शेयर्स का डिविडेंड है वो कैश बैक की तरह परचेज प्राइस से रिड्यूस करके दिखा दिया जाएगा। देख के बताइए प्लीज, ये चीज समझ आई है आप लोगों को? ठीक है जी, तो हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें दिया गया है 1511 को। उसने क्या किया है, 25,000 शेयर्स को बेच दिया है। तो बेचते थे इन्वेस्टमेंट बाय साइड पे, बाय बैंक जो सेल्स करते थे किस प्राइस पे हो गया था, 25,000 शेयर्स खरीदे, अब बेचे हैं हमने एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज पर शेयर। तो इसका मतलब 10 रुपए की चीज 5 रुपए प्रीमियम, तो मतलब 15 रुपीज में उसने सेल ऑफ कर दी है। तो 3,75,000 इसकी सेल वैल्यू में लिख के दिखा देंगे। ठीक है, तो 1511 को आपको बोला गया था 25,000 शेयर उसने बेचे हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज पर शेयर। तो 25,000 शेयर 5 रुपए प्रीमियम, इसका मतलब 10 रुपए की चीज 5 रुपए एक्स्ट्रा में बेची गई है, तो इसका मतलब 15 रुपीज में इसको उसने सेल ऑफ कर दिया। डिविडेंड दोबारा से कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद उसने पे करने की बात नहीं की। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा हो इन्वेस्टमेंट वाली जब हमने किया था, मैंने आपको लिखवाया था विद एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ सेल प्रॉफिट लॉस विल बी कैलकुलेटेड। तो यहां पर भी सेल हुआ है तो यहां पर भी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। तो लिख लेते हैं विद एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ सेल, ठीक है, विद एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ सेल प्रॉफिट और लॉस विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग, हाँ जी, डिविडेंड इंटरेस्ट पेयरिंग में कौन सा मेथड हम यूज कर रहे थे, इंटरेस्ट बेयरिंग फीफो मेथड। यहां पर आपने यूज करना है एवरेज कॉस्ट मेथड। ठीक, यूजिंग द एवरेज कॉस्ट मेथड इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ऐसे ही बोलता है, वो कहता है इंटरेस्ट बेयरिंग इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन साइलेंट है तो उस केस में फीफो मेथड लगा दिया जाता है, और डिविडेंड बेयरिंग इन्वेस्टमेंट्स के केस में प्रॉफिट लॉस निकालना है तो उसके लिए एवरेज कॉस्ट मेथड लगा दिया जाता है इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड तो इसका भी प्रॉफिट फीफो मेथड के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना होगा। साइलेंट है तो हम एवरेज कॉस्ट बेसिस यूज करते हैं। अभी एवरेज कॉस्ट बेसिस क्या है, ठीक है, मैं नंबर ऑफ शेयर्स एंड फाइनल वैल्यू बैलेंस कर देता हूं बिफोर द ट्रांजैक्शन ऑफ सेल। ठीक है, सेल की जो भी ट्रांजैक्शन है उससे पहले मैं नंबर वाले कॉलम को और फाइनल परचेज प्राइस वाले कॉलम को बैलेंस आउट करता हूं। तो नंबर ऑफ शेयर्स देखें कितना हो जाता है सेल ट्रांजैक्शन से पहले। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स 25,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 माइनस 0। ठीक है, तो 25,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कितना हो गए 45,000 शेयर हो गए। माइनस कुछ भी नहीं था तो सेल ट्रांजैक्शन से पहले माइनस करने के लिए कुछ नहीं था नंबर कॉलम में, तो डेबिट माइनस क्रेडिट बिफोर द ट्रांजैक्शन ऑफ सेल, तो मैंने नंबर कॉलम में इंक्लूड करके दिखा दिया। ऐसे ही फाइनल वैल्यू को करते हैं। ठीक है, परचेज प्राइस वाले कॉलम को बैलेंस करते हैं, देखें क्या आती है फिगर। तो करना जी एक बार डेबिट माइनस क्रेडिट क्या फिगर बन जाती है। ठीक है, तो एक बार देखें डेबिट माइनस क्रेडिट क्या फिगर बनती है। दिस इज 375 प्लस दैट इज 80,000 प्लस अगली वैल्यू है हमारे पास 1,50,000 माइनस 10,000 माइनस एक और 10,000। ठीक है, सेल ट्रांजैक्शन से पहले मैंने फाइनल कॉलम को बैलेंस किया है, देखें क्या वैल्यू बन जाती है 375 450 5,85,000। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, नंबर ऑफ शेयर बैलेंस किया था 25 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10 माइनस 0। ठीक है, वो हमारी वैल्यू होगी 45,000 शेयर। ऐसे ही परचेज प्राइस वाला कॉलम 3,75,000 प्लस 80,000 प्लस 1,50,000 माइनस 10,000 माइनस 10,000। ठीक है, वो हमारी वैल्यू आ जाती है दैट इज 5,85,000। तो यहां से मैं कैलकुलेट करता हूं कॉस्ट पर शेयर कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एवरेज कॉस्ट निकाली, ये एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकाले, तो कॉस्ट पर शेयर कैसे निकाल सकते हो आप, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये जो कॉस्ट निकाली है इसको आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें,
ये जो वैल्यू आएगी ये एक शेयर की एवरेज कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। देखना जी कितना आता है, 13 रुपीज। ठीक है, तो 13 रुपए पर शेयर इसकी कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट हो जाती है। देखना जी यहां तक ये चीज समझ आई है आप लोगों को? हाँ जी, फटाफट से बताएंगे ये चीज समझ आई है। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। सेल्स प्राइस कितना है, 25,000 शेयर मैंने 15 के अकॉर्डिंग बेचे थे, दैट वाज 3,75,000। कॉस्ट प्राइस कितना है, 25,000 शेयर हैं जिसकी मैंने कॉस्ट प्राइस कितनी निकाली, 13 रुपया पर शेयर, ये हो जाती है 3,25,000। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ हमें 50,000 रुपए का। 3,25,000 के शेयर मैंने 3,75,000 रुपीज में बेच दिए हैं। तो 15 को क्या हो जाएगा, टू पीएनएल प्रॉफिट हो जाएगा बेचने पे, दैट इज कितनी वैल्यू, 50,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज कॉस्ट मेथड है। सेल की ट्रांजैक्शन से पहले नंबर कॉलम को बैलेंस कर लीजिए, वो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। शेयर की ट्रांजैक्शन से पहले परचेज प्राइस को बैलेंस कर लीजिए, वो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। पर शेयर निकाल लिया, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, वहां से आपकी एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। तो उस कॉस्ट को सेलिंग प्राइस से कंपेयर कर लेना, प्रॉफिट या लॉस आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, बस ये ट्रांजैक्शन आपको दी गई थी। उसके बाद क्या करना है, 31/3/16 को आपने बैलेंस करना है बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ये भी बैलेंसिंग फिगर, ये भी बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और डिविडेंड कॉलम का जो बैलेंसिंग फिगर आता है वो डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। 31/3/16 को टू पीएनएल बैलेंसिंग फिगर, तो डिविडेंड कॉलम का जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है उसको हम यहाँ पर पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो देख लेते हैं कितना आता है, 35 - 25 दिस इज इक्वल टू, सॉरी 45 - 25, तो 20,000 आ जाता है। और इसको बैलेंस कर लीजिए कितना था ये, 585 - 375, 325, और ये आपका हो गया 2,60,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाए।